हाँ, माइक खुला है ना? ओके। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो जल्दी जल्दी से आ जाएं। कल हमारी क्लास चल रही थी, कौन सा चैप्टर था? कल हमारी क्लास चल रही थी सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता। तो मैंने आपको समझाया था कि व्हाट इज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है और डाइवर्सिटी क्यों है। डाइवर्सिटी है तो लाइफ हैप्पी है, और डाइवर्सिटी क्या है ये हमने कल समझ लिया था। और हमने ये भी देखा था कि पौधों में और जंतुओं में दोनों में विविधता पाई जाती है। तो हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 एंड 2 इस बात को बताता है कि विज्ञान का कितना, संसार जो है वो विज्ञान का कितना अनूठा है, यहाँ पर कितनी सारी विविधताएं हैं, विज्ञान का अर्थ क्या है। 7th और 8th में इससे रिगार्डिंग कुछ भी आपके एनसीईआरटी में नहीं है। मैंने आपसे कहा है कि मैं 6th 7th 8th एक साथ लूंगी और 9th और 10th एक साथ लूंगी। समझ रहे आ रहे हैं आपको ये बात? तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि जो हमने यहाँ पढ़ लिया वो अब हम 9th में जाके पढ़ें। तो मैं आपकी उतनी भूमिका बनाए दे रही हूँ। फटाफट हमें इन एनसीईआरटीज को फिनिश करना 6th 7th 8th, फिर हम 9th 10th के ग्रुप को पकड़ेंगे। तो यहाँ से आपकी समझ बन जाएगी। जल्दी जल्दी से सारे लोग फटाफट फटाफट लाइव आ जाइए। और जिस तरीके के यहाँ पर चैप्टर देख रहे हैं सजीव जगत में विविधता, ये मैंने आपको कल भी बताया था। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर 3rd चैप्टर देखा था जिसमें भोजन के बारे में बताया गया है, वैसा ही यहाँ पर आपको दिखाया गया है। किसमें? वैसे ही यहाँ पर आपको सजीव जगत में विविधता में दिखाया गया है। क्या एक श्लोक दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि जो बड़े वृक्ष हैं ते छाया मनस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति समय स्व मातापे और फलान्यपि प्रार्यथ वृक्षा सतपुरुषा इव। ये किसमें कहा गया है? ये एक श्लोक है। इस श्लोक को हमारे पुराने ग्रंथों से लिया गया है। इसका अर्थ कहा जा रहा है कि छाया मन यस्य। छाया मन यस्य का मतलब होता है जैसे कि बड़े वृक्ष छाया तो देते हैं, है ना। मनया से कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्व मातपे, मतलब परंतु स्वयं कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। अपने आप वो कड़ी धूप में खड़े रहते हैं। उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं। फलानि अपि प्राथार्य। प्राथार्य का मतलब होता है परमार्थ के लिए हैं। प्राथार्य वृक्षा सतपुरुषा इच, और सतपुरुष भी ऐसे ही होते हैं। तो उनके फल भी दूसरों के लिए होते हैं, अपने लिए नहीं। उसी प्रकार अच्छे जो पुरुष होते हैं, मनुष्य होते हैं, वे स्वयं कठिनाई सहकर दूसरों का कल्याण करते हैं। उन्होंने जो कुछ भी अर्जित किया है अच्छे मनुष्यों ने, वो दूसरों को ही देते हैं। किसकी तरीके से? वृक्षों की तरीके से। इसी दोहे के लिए एक और दोहा भी आता है कि कहा जाता है वृक्ष फल नहीं खात है तरुवर फल नहीं खात है नदी न संचे नीर, है ना। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, के वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, तरु अपना फल खुद नहीं खाता है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है। जो परमार्थ करने के लिए आए हैं, अच्छे मनुष्य होते हैं, वो अपना शरीर, साधुओं का जो शरीर होता है वो परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता। तो इस श्लोक से आपकी शुरुआत हो रही है। तो उम्मीद है भाई, जैसे कि हम ये देखते हैं कि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में श्लोक दिया है तो उसको भी पढ़ना बनता है ना, भले ही साइंस की एनसीईआरटी हो। अब कल हमने जो समझा था, कल हमने क्या समझा था, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। कल हमने ये समझा था, ये एक चित्र दिया गया है आपकी एनसीईआरटी में, मैं आपको ये समझा रही हूँ कि यहाँ पर एक वैज्ञानिक हैं और एक ये मनीराम हैं। ये बता रहे हैं, मनीराम जो हैं वो चिड़ियों की भाषा, फूलों की सुगंध, इनके बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। और ये वैज्ञानिक हैं, ये बता रहे हैं कि जब आप प्रकृति की सैर पर निकलिए तो आप एक एक सुगंध को महसूस करिए, एक एक चिड़िया की भाषा को समझिए। इससे क्या होगा? इससे आपका जो अनुभव है प्रकृति के लिए वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। अब देखो बच्चों, 6th क्लास के बच्चे को ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, तो सोच के देखो 6th क्लास का बच्चा अगर इस तरीके से सारी चीज़ों को समझने लगे, पढ़ने लगे, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, है ना। समझ में आ रहा है भाई? आप निकले, आपको गुलाब की सुगंध आ रही है, तो आपकी नाक जो है वो भी एक्टिव होगी और आपको गुलाब और गुड़हल की
की जो विशेषताएं हैं, जो उनकी विभिन्नताएं हैं, वो भी आपको पता चलेंगी। तो इस तरीके से एनसीईआरटी का सिलेबस डिजाइन किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो क्या, वो ये देखते हैं कि यहाँ हम देखेंगे, ये मैं आपको कल पढ़ा चुकी थी कि जब हम किसी पुष्प का अध्ययन करते हैं, अवलोकन करते हैं, मानिए कि हम विविधता देखते हैं, तो विविधता जो है वो पेड़ पौधों में कैसे देखी जाती है, ये मैंने आपको सारा बता दिया था। बताया था कि नहीं बताया था, जल्दी से बताएंगे। हमने जब कल विविधता को पढ़ा था और मैंने कहा था कि आगे चल के हमारा एक चैप्टर आएगा क्लासिफिकेशन, विविधता, तो आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारा चैप्टर आएगा कौन सा, वर्गीकरण। तो जब हम वर्गीकरण को पढ़ेंगे तो इस चैप्टर की महत्ता हमें पता चलेगी। तो विविधता का ग्राफ मैंने आपको समझाया था कि विविधता कहाँ होती है, विविधता पौधों में भी होती है, और विविधता कहाँ होती है, विविधता जंतु में भी होती है। पौधों की विविधता हम बाहरी आकारिकी के आधार पर, मतलब उनका जो शरीर है उसके आधार पर हम पहचानते हैं। पौधों में विविधता हम किस किस आधार पर, बाह्य आकारिकी के आधार पर पहचानते हैं, मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम पहचान सकते हैं, उनके आवास कि वो पौधा कहाँ रहता है उसके आधार पर पहचान सकते हैं, और पौधों में विविधता कहाँ, उनके पोषण के आधार पर। हमारी एनसीईआरटी किसके, बाह्य आकार के बारे में बात करती है। इतनी चीज क्लियर हो गई सभी लोगों को, सभी लोगों को इतनी चीज क्लियर हो गई, समझ में आया कि आज हमारा ये चैप्टर कौन सा चल रहा है और हम ये क्या पढ़ रहे हैं। आप सभी लोगों को जल्दी से बताओ, मुझे जल्दी से बताओ सारे के सारे, है ना। देखो बच्चों, अगर आप लोगों ने मुझे कोई मैसेज किया है अर्जुन सिंह और मैंने उसका अभी तक आंसर नहीं दिया है, तो बेटा लोग एक बात जानिए कि आपके मैसेज आते, जैसे आपके मैसेज आते हैं ऐसे प्रतिज्ञा 1 के भी आते हैं, ऐसे एलटी के भी आते हैं, ऐसे जीआईसी के भी आते हैं, ऐसे मेंटोरशिप भी है, इतने सारे बच्चे हैं। तो अगर मैंने आंसर नहीं दिया है तो डोंट वरी, मैं आंसर दे दूंगी, परेशान मत होइए। ग्रुप में जो कुछ आप टैग करते हैं उसका आंसर मैं देती हूँ ना। पर्सनल को देखने में बहुत लंबी लिस्ट होती है, इसलिए टाइम लगता है, तो जल्दी इस चले अब आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आपको बाह्य आकार के आधार पर, तो बाह्य आकार के आधार पर आप देख लिए यहाँ पर क्या बताएंगे। ये मैम है, मैम ने एक, जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि भैया इन, ये मैम क्या कह रही है, मैं आपको वैसे ये सारी चीज़ें ना मैं आपके सिर्फ इंटरेस्ट के लिए बता रही हूँ बेटा लोग, है ना। मैम कह रही है कि 30 सेकंड के लिए अपनी आंख बंद करो और एक पौधे और एक जंतु के विषय में सोचो जिसका आपने पूर्व अवलोकन किया है और आपको सबसे अधिक अच्छा लगा। अब विद्यार्थी द्वारा सोचे गए पौधे और जंतु का चित्र श्याम पट पर, मतलब ब्लैक बोर्ड पर आप बनाइए। अब आप क्या सोचते हैं, तो ये बच्चों के अंदर, मैम जी आज आप बहुत थकी हुई है, नहीं थकी हुई नहीं हूँ, बहुत सारी व्यस्तता थी, तो मैं थकी हुई बिल्कुल नहीं हूँ, वो बालों से ऐसे लग रहा होगा क्योंकि कॉम वॉम नहीं किया बच्चों। तो अब जैसे मैम कह रही है कि भाई ब्लैक बोर्ड है और ब्लैक बोर्ड पे सामने जो कुछ आपने सोचा उसको बनाओ, उसको ड्रॉ करो। इससे बच्चों के अंदर ये गुण आता है कि वो अलग अलग चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कैसे सोचना है वो उनको ये समझ में आता है कि वो चीज़ों को कैसे अलग कर सकते हैं। ये सिर्फ एनसीईआरटी का मैंने आपको इसलिए दिखाया कि आपकी एनसीईआरटी इस तरीके की चीज़ें आपको समझा रही है। ये हमने पढ़ लिया था। देखो बाहरी आकार के आधार पर, तो हमने पढ़ा था ना कि हम पौधों को वर्गीकृत कर सकते हैं ना, हमने तना और जड़ की बात की थी, याद करो। तो पौधों को हम उनके किसके आधार पर भी तो बता सकते हैं कि कितने वर्ष के हैं, जैसे कि हम इसको वृक्ष कहते हैं, इसको हम झाड़ी कहते हैं और इसको हम शाक कहते हैं। तो जब हम बात करते हैं वृक्ष कैसे होते हैं, तो वृक्ष, हाँ वृक्ष कैसे होते हैं, तो वृक्ष भाई क्या होंगे, वृक्ष जो होंगे वो ऊंचे होंगे, लंबे होंगे, तने मोटे होंगे, लकड़ी उनकी काष्ठीय होगी। जैसे कि एक बात सुनो, हिंदी में
हम वृक्ष कह रहे हैं, शाख कह रहे हैं, झाड़ी कह रहे हैं। इसी तरीके से हम कहते हैं कि पौधों को आयु के आधार पर कितने भाग में हम बांट सकते हैं। तो पौधों को आयु के आधार पर वृक्ष, झाड़ी और शाख के आधार पर डिवाइड कर सकते हैं। अब शाख क्या है? टमाटर का पौधा आपने लगाया, ठीक है, ध्यान से समझना। टमाटर का पौधा आपने लगा दिया, टमाटर का पौधा लगाने के बाद 1 साल तक वो आपको फल देगा, 1 साल के अंदर वो सूख जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसे हम कहते हैं शाख, ठीक है। झाड़ी हम किसे कहते हैं? झाड़ियाँ जो होती हैं उनकी आयु ज़्यादा हो सकती है लेकिन उनकी ऊंचाई कम होती है। 6 क्लास में इतना ही। वृक्ष हम किसे कहते हैं? जो बड़े बड़े काष्ठीय पेड़ होते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं। इसको हम आगे चल के, ये मैं आपको ना पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बनवाऊंगी लास्ट में, ध्यान रखना, एकदम एक फ्लो चार्ट बना के पूरा खत्म कर दूंगी। देखो बच्चों, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद, हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं पौधे। पौधे को हमने आयु के आधार पर, ये कहाँ पर है? ये आपका है आयु के आधार पर वर्गीकृत किया है। आयु के आधार पर वर्गीकरण, आयु के आधार पर वर्गीकरण किया है। अब अगला देखते हैं, यहाँ पर आयु के आधार पर वर्गीकरण हो गया। तो अब हम आते हैं, मैंने इसमें ये भी लगाया है आपका कि पौधों के तने वृक्षों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं। इस प्रकार पौधों के अनेक भूरे रंग को काष्ठीय लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट शाखाओं के रूप में निकलते हैं, जैसे गुलाब का पौधा। फिर यहाँ पर आपके लिए एक तने जब दुर्बल होते हैं, ये चीज़ कल मैंने आपको बताई थी, जो रेंगता है उसे आरोही लता, क्लाइंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है रेंगने वाले को? कल मैंने आपको ये बताया था, आरोही लता, या क्या कहते हैं? क्लाइंबर कहते हैं। आरोही लता या क्लाइंबर कहते हैं। कुछ पौधे भूमि की सतह पर फैलते हैं, तो जो सतह पर फैलते हैं, सतह पर फैलने वाले क्या कहलाते हैं? देखो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, लेकिन कुछ के लिए ये इम्पॉर्टेंट होंगे, है ना। तो जो सतह पर फैलने वाले हैं उन्हें कहते हैं विसर्पी। विसर्पी लता, इस प्रनाम को अभी याद कर लो, और इसे इंग्लिश में क्रीपर्स कहते हैं। क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। विसर्पी लता को क्रीपर्स कहते हैं। अब हम ये देखते हैं कि पौधे आगे आगे जो हमने देखा, ये मैंने आपको समझा दिया था। मैंने कल आपको ये चित्र नहीं दिखाया था, लेकिन मैंने इसकी पत्ती की संरचना बनाई थी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना लाइट हो रहा है। जालिका रूपी शिराविन्यास, है ना। ये कैसा शिराविन्यास है? इसे हम कहते हैं जालिका वत शिराविन्यास। ये जालिकावत शिराविन्यास है, मतलब इसे क्या कहेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। कल समझा था या नहीं समझा था? सबको याद होना चाहिए। रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। फिर जब हम बात करते हैं इसकी, तो ये कैसा है? समानांतर, समानांतर शिराविन्यास। समानांतर शिराविन्यास को हम क्या कहते हैं? पैरेलल, है ना, पैरेलल, पैरेलल वेनेशन कहा जाता है इसे, पैरेलल वेनेशन, समानांतर। और ये समानांतर शिराविन्यास युक्त ये क्या है? घास की पत्ती है, ठीक है। ये घास की पत्ती है। ये किसमें? इसमें भी समानांतर शिराविन्यास है। ये किसकी पत्ती है? केले की। और सब लोगों ने देखा होगा, ये ऐसा नहीं है कि कुछ ये अलग है ना। हाँ, और ये यहाँ पर ये किसकी पत्ती है? ये है गुड़हल की। तो ये सब लोगों ने देखा है ना, पत्ती में समझ गए, ये मैंने आपको समझा दिया था। फिर जड़ यहाँ पर देखते हैं, तो रूट्स आर 2 टाइप, मैंने कल आपको समझाया था। रूट्स 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है? एक होती है हमारी मूसला जड़ें, जिन्हें हम टैप रूट भी कहते हैं। मूसला जड़, मूसला जड़ को हम क्या कहते हैं?
टैप रूट, मूसला जड़ को कहते हैं टैप रूट। दूसरी हमारी कौन सी जड़ें होती हैं? दूसरी हमारी होती हैं छकड़ा जड़ें। छकड़ा, छकड़ा को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस रूट, या इसको एक नाम और भी है, इसे कहते हैं अपस्थानिक, अपस्थानिक जड़ें। ठीक है, अपस्थानिक जड़ें, इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवेंटिटियस रूट, एडवेंटिटियस रूट कहा जाता है। क्लियर हो गई? इसी के मैंने कल आपको प्रकार बताए थे, प्रॉप रूट का बताया था। ठीक है, और फिर गन्ने में होती हैं जड़ें, फिर मक्का में होती हैं, फिर बरगद में होती हैं, ये सारा कल मैंने बताया था। आज इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं हुई है क्या मैम? आई डोंट नो बेटा, इसका बारे में आज का शेड्यूल में मैं बहुत अपने चीज़ों में बिजी थी, बट आज मैं देख नहीं पाई। हाँ मैम, इस सैटरडे को टेस्ट होगा, आज मैं टेस्ट भेजूंगी। तो आज सैटरडे तो कल ही है ना? तो आज आपका टेस्ट, सैटरडे को टेस्ट नहीं होता है, टेस्ट कल तो आपकी गूगल मीट होगी बेटा, कल आपकी होगी गूगल मीट, है ना? कल गूगल मीट होगी और आपका संडे की मॉर्निंग में टेस्ट होता है। ठीक है, क्लियर? तो अब हम आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर। ये हो गया हमारा मूसला जड़, मूसला जड़ के बाद छकड़ा जड़ें, दोनों तरह की मैंने आपको समझाई थी। मूसला जड़ एकदम सीधी जड़ है, किसमें है? सरसों में, ये सरसों है। ठीक है, ये सरसों में है, और ये क्या है? सामान्य घास है ये। ठीक है, ये है सामान्य घास, घास में है ये, सामान्य घास। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या बढ़ते हैं? अब हम देखते हैं, ये तो थी जड़। ठीक है, जब हम एक तने की विविधता देखते हैं बच्चों, एक बात बताओ कि जैसे गेहूं है, ठीक है, हाँ, तो गेहूं है, ऑनलाइन होगा, जो कुछ भी होगा वो ऑनलाइन होगा। जैसे गेहूं है, तो सिंपली गेहूं की जड़ कैसी है? आप लोग बताइए मुझे, गेहूं की जड़ कैसी है? बताइए, गेहूं की जड़ कैसी है? सभी लोग बताएंगे कि गेहूं की जड़ कैसी है? बताएं, जल्दी से बताएं, गेहूं की जड़ कैसी है? टैप रूट है कि एडवेंटिटियस रूट है? गेहूं की जड़ कैसी है? टैप रूट है या एडवेंटिटियस रूट है? जल्दी से बताएंगे। हाँ मैम, गूगल मीट में छकड़ा जड़ें, हाँ बिल्कुल, एकदम सही है। गेहूं की जड़ें कैसी जड़ें होती हैं? छकड़ा जड़ें होती हैं। ठीक है, गेहूं की जड़ें होती हैं छकड़ा जड़ें। अब देखो एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है, क्या देनी है? कि गेहूं की जड़ें छकड़ा जड़ें होती हैं, ये हमने देख लिया, और हमने तने के बारे में भी देख लिया। ठीक है, और हमने तने के बारे में भी देख लिया। अब एक बात सुनो, कि एक बात बता लगाओ कि जो हमने अभी देखा है कि भाई कोई तना है, कोई गेहूं है, ठीक है, किसी में जालिका व शिरा विन्यास है, किसी में टैप रूट है। ठीक, एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे बच्चों। तो बेटा
अब यहाँ पर हम एक बात ये देखते हैं कि भाई ये जितने भी यहाँ पर हमने देखे कि इसका यहाँ पर जो है जड़ कैसी है, पत्ती कैसी है, तना कैसा है, क्या ये चीज़ कहीं इनके बीज में छुपी हुई है। जैसे मैंने आपसे कहा कि सरसों के पौधे में क्या है, मूसला जड़ है, ठीक है, सरसों के पौधे में मूसला जड़ है, ठीक। अब इसी तरीके से मैं कह रही हूँ गेहूं, तो गेहूं में आप कह रहे हैं झकड़ा जड़ है ना, झकड़ा जड़ है यानी कि अपस्थानिक जड़ है, बात बिल्कुल सही है। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं गेहूं का जो बीज है उसके अंदर ये गुण छिपा हुआ है, यही बात तो होगी ना, है ना। गेहूं के बीज के अंदर ये गुण छिपा हुआ है। तो गूगल मीट चेंज करा दीजिए मैम, क्योंकि मैम जी वो हमारा ड्यूटी टाइम है मैम, प्लीज़ इस बारे में मैं बात करूंगी बेटा। गूगल मीट होती है सैटरडे में, सैटरडे में 12 बजे उसका टाइम फिक्स होता है। अगर आप थोड़ा बहुत निकाल सकते हैं 2 मिनट का टाइम, 4 मिनट का टाइम तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज इस बारे में विजेंदर मैं बात करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब हम कहते हैं, बात करते हैं कि गेहूं में होती है छकड़ा जड़ें और बीज यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो पौधे के जो बीज हैं उनमें जड़ का प्रकार, पत्ती का सिरा विन्यास, इनमें परस्पर संबंध है। तो क्या सरसों का बीज और गेहूं का बीज या मटर का बीज, क्या सारे बीज एक जैसे होते हैं? बात यह है ना कि गेहूं के अंदर छकड़ा जड़ें हैं, ठीक है, गेहूं की पत्ती अलग है। अगर हम बात करें मटर, तो मटर का पौधा अलग तरीके का है और मटर का बीज अलग तरीके। तो क्या ये जो डिफरेंस हैं जो बाहर दिखाई दे रहे हैं, क्या ये डिफरेंस उसके बीज में भी है, हाँ या ना? देखो गूगल मीट कैसे ज्वाइन करें, आपका टेलीग्राम पर गूगल मीट के लिए एक लिंक आएगा बेटा, 12 बजे गूगल मीट होती है, 12 से 2, आप उस पर ध्यान देना, और ध्यान जब दोगे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आप वहां पर ज्वाइन कर लोगे, ज्वाइन का एक पॉइंट आता है आप उस पर ज्वाइन कर लोगे। लेकिन ज्वाइन करने का मतलब ये है कि आपके पास अपने क्वेश्चन होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे सेम क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं, है ना। तो आपका जो भी सवाल है उसको पहले लिख के अपने मोबाइल में, अपने एक पेपर पर लिख कर रख लीजिए। जैसे ही आपको मौका मिले गूगल मीट में आप अपना देंगे कि भाई मैं बात करना चाहता हूँ, तो जैसे ही आपसे कहा जाए जी बताइए, तो आप अपने सवाल को बहुत संक्षिप्त तरीके से फौरन प्रस्तुत कर दीजिए। एक बार में आप 2 सवाल कर सकते हैं। तो बच्चों सवाल करना, सवाल पूछना भी एक कला है। अपने क्वेश्चन को पहले ही लिख के रखिए, और बहुत टाइम ऐसा होता है जो आपका सवाल होता है वो किसी ने पहले ही पूछ लिया, तो उसका आंसर आपको मिल गया, आपका डाउट क्लियर हो गया। जो भी आपका डाउट है उसे लिख के रखिए, क्लियर, चलें, ठीक है। हाँ 12 से 2, 12 से 2 बहुत टाइम होता है, 12 से 2 का। सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे, सारे टीचर्स आपसे बात करेंगे और आपको मौका मिलेगा अपने डाउट को क्लियर करने का, ठीक है। मैम टेंशन है बहुत कि बड़ी एग्ज़ाम चूज़ कर लिया है, कोई एक बार में नहीं निकलता है। बेटा टेंशन नहीं, है ना, टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन लोगे तो बड़े के लिए कोई एफर्ट नहीं कर पाओगे। जब मूसल में सर दिया है तो अब कहते हैं ना, जो ओखली में सर दिया है तो मूसल से नहीं डरना चाहिए। फिर हमने जब ओखली में सर दे ही दिया तो हमें पता था ना कि मूसल लगेगा, तो भैया मूसल लगेगा तो उसका पेन भी झेलेंगे और हम वहाँ सफल हो जाएंगे, है ना। तो जब हम कठिन रास्ते पर चलते हैं तो हमें ये पता होता है कि ये कठिन रास्ता है, तो हमें अपनी हिम्मत को बढ़ाना होता है। समझ में आया? अभी तो आपने ABCD पढ़ना शुरू किया है भाई, ABCD पढ़ना शुरू किया है, और कोई भी चीज़ टेंशन से नहीं, खुश होके शुरू करनी चाहिए, ठीक है। हाँ गूगल मीट में हम आप टीचर्स को देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं। आप अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आप हम सबको देखेंगे। 12 से 12:05 तक ही ग्रुप में रहेगा।
कमलेश सिंह, हाँ लिंक थोड़ी देर के लिए रहता है क्योंकि गूगल मीट में एक लिमिट होती है ना, जितने बच्चे फटाफट ऐड हो जाएंगे उतना उनको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक, और नंबर सबका आता है ना, सबके जीन पर डिपेंड करती है। शिखा पांडे, बिल्कुल एकदम सही बात कही। तो ये जो चीजें हैं ये कहाँ, हमारे बीज में हैं। तो बीज में पूरा संसार छिपा हुआ है। ठीक है, तो बीज में संसार छिपा हुआ है। तो हम आते हैं, अब हम देखते हैं ये वाली चीज कि भैया आप देखेंगे कि चने के बीज अपने बीज आवरण के दो भागों में विभक्त है। ये है चने का बीज। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि चना किस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप कहेंगे मैम गेहूं भी डिवाइड होता है। तो अगर गेहूं डर लगता है किस चीज से, हिमानी, नाम आपका हिमानी है, हिमानी चौहान है ना, आप चौहान की, चौहानों की वंशज हैं, तो फिर काहे का डर भैया। ठीक, डर वर कुछ नहीं होता है, डर वर कुछ नहीं होता है, उसको झटक के एक तरफ फेंक दो। डर एक मैल की तरह होता है, नहाने से मैल उतर जाता है, इसी तरीके से काम करने से डर उतर जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं की दाल कभी आपने देखी है, बताओ। गेहूं की दाल देखी है आपने सर, है ना। गेहूं की दाल, अब गूगल मीट के बारे में बात मत करो, उसके बारे में कल बात करना, टाइम वेस्ट मत करो। जो मौका जिस टाइम मिलता है उसको भुना लेना चाहिए, है ना, उसको भुना लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए, तो अभी पढ़ने का मौका मिला है इसलिए इसको कैश करो। तो अब हम आते हैं, क्या बात करते हैं कि हम देखते हैं गेहूं का दलिया होता है, दाल नहीं होती, दाल नहीं होती, दलिया होता है। चने की दाल होती है। और दाल शब्द कहाँ से आया, मैं आपको जो सिखा रही हूँ आपकी सराउंडिंग से ही सिखा रही हूँ। दाल का मतलब है, ये है दो दल, चने को दल दिया, दलना का मतलब उसके दल अलग कर दिए, पार्ट अलग कर दिए, वही हो गई दाल, है ना, वही होती है दाल। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गया। तो इसके दो पार्ट हैं, लेकिन गेहूं में दो पार्ट नहीं होते हैं। तो जहां दो पार्ट हैं बीज के, दो भाग, तो इसे हम क्या कहते हैं, द्विबीज पत्री, द्विबीज पत्री। इसके हैं दो भाग, तो ये क्या होगा, डाइकॉट, द्विबीजपत्री। ठीक है, वहां क्या है, वहां, अब ये क्या है, मक्का। तो मक्का का बीज कैसा है, एक बीजपत्री। ये क्या है, चना, चना कैसा है, द्विबीजपत्री। मक्का, मक्का कैसा है, एक बीजपत्री। मोनोकॉट, एक बीजपत्री। मक्का कैसा है, एक बीजपत्री। और वो चना द्विबीजपत्री। क्लियर हो गई, तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें आपकी एनसीईआरटी बताती है कि चने के अंदर, बीज के अंदर दो भाग होते हैं। तो चना द्विबीजपत्री होता है, बीज पत्र को ही कॉटिलिडन्स कहा जाता है। ये बीज पत्र है, इसको हिंदी में कहते हैं बीज पत्र, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉटिलीडन। ठीक है, कॉटिलीडन, इंग्लिश में कॉटिलीडन कहते हैं, बीज पत्री। मक्का के बीज में एक पतला बीज पत्र होता है, ऐसे बीज पत्र वाले पौधों को मोनोकॉट कहा जाता है। गेहूं की दाल नहीं, फली होती है, दाल नहीं दलिया होता है, फली तो अलग है, फली नहीं होती है वो, उसे फली नहीं, उसे कहते हैं गेहूं का होता है क्या, कॉरियोप्सिस, वो गेहूं के फल का नाम है, वो आगे चल के पढ़ेंगे। इसे हम कहते हैं मोनोकॉट। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, मोनोकॉट कहते हैं। देखो ये आगे चल के बताऊंगी। जैसे सरसों, सरसों में क्या होता है, सरसों में क्या होता है, एक एक सेकंड वेट करोगे, एक सेकंड वेट करोगे, बस एक सेकंड के लिए।
हाँ, आवाज आ रही है मेरी? मैं गई थी इसलिए कि मैं ये आपको दिखा सकूं, है ना। आप में से बहुत से लोगों ने इसको देखा होगा, ठीक है। जरा पास से देखो, गौर से देखो, इसको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये सरसों है। मेरे यहाँ पे लगी हुई थी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। अभी ये पका नहीं है, ठीक है, अभी ये अधूरा है। तो ये है सरसों की फली। ये भी फली जैसी दिख रही है ना, सरसों में ऑयल होता है। और ये देखो, ये है गेहूं की बाली। सबको दिखाई दे रही है ना, प्रॉपरली दिखाई दे रही है ना, ये गेहूं की बाल सबको दिख रही है ना, किस तरीके से इसमें ये निकले रहते हैं। और मुझे लगता है कि सब लोगों ने देखा होगा, सब लोगों के घर के आसपास खेत होंगे, गांव होंगे, कस्बा होगा, कोई शहरों में भी रहता होगा, तो उसने भी इसे देखा होगा। ये मैंने ना पॉट में डाला हुआ है, गेहूं की हरी हरी बालियां गुलाब के साथ। और ये सरसों मेरे यहाँ पे लगी हुई है, ये मैं अभी लेके आई थी अपने खेत से। और ये सरसों की बालियां जो सरसों जो है मेरे यहाँ पे लगी हुई है, उगी हुई है छोटी सी जगह में। तो येलो येलो फूल है उसके, बड़े सुंदर लगते हैं। लेकिन अब फूल खत्म हो चुका है क्योंकि सरसों के पकने का समय आ गया है ना। गेहूं के भी कटने का समय आ गया और सरसों भी, ठीक। तो अब देखो, इसका ये जो फल आपको दिखाई दे रहा है, इस फल का भी ना एक नाम होता है। इसी तरीके से मटर, मटर खत्म हो गई, अदरवाइज मैं मटर की फली आपको दिखाती। मटर की जो फली होती है उसे हम कहते हैं लेग्यूम। ये जो सरसों की ये जो फली होती है, इसको हम क्या कहते हैं? सरसों में होता है सिलिक्वा। और ये जो गेहूं की फली होती है ना, ये जो गेहूं निकला हुआ है, जो इसका जिस तरीके से ये गेहूं पूरा लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं कैरियोप्सिस। अब ये देखो, सब अलग, ये विविधता है। इसे क्या कह रहे हैं हम? विविधता। इसके लगने का क्रम देखो, गेहूं कहाँ लगा हुआ है। ये मैंने एक छोटा सा तोड़ा, लोग भून के भी खाते हैं, ये छोटा सा तोड़ा ऐसे 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 मोती जैसे टके हुए होते हैं। और इसके अंदर, फली के अंदर बीज है ना, है ना। तो हाँ, अभी आप हाँ से क्लास ले रही है? अच्छा, कहाँ से ले रही हो? अभी तो घर से ले रही हूँ। तो अभी ये समझ में आया, इसे हम कहते हैं विविधता। और ये पूरी की पूरी विविधता कहाँ छिपी हुई है? ये पूरी की पूरी विविधता छिपी हुई है किसमें? बीजों में छिपी हुई है। आप समझ में आ गया? तो बीज भी कैसे होते हैं? मोनोकॉट, डाइकॉट। क्लियर? मोनोकॉट और डाइकॉट होते हैं, और इनके अंदर पूरी की पूरी विविधता होती है। तो अब हमने ये चीज तो पढ़ ली। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि विविधता कहाँ कहाँ है। विविधता उनके आकार में, कि वो वृक्ष है, शाख है या झाड़ी है, उनकी पत्तियां कैसी हैं, उनकी जड़ें कैसी हैं, उनके तने कैसे हैं, उनके फूल कैसे हैं, और उनके क्या कैसे हैं, फल कैसे हैं। तो ये विविधता आप लोगों को समझ में आ गई। हम कहते हैं ना सरसों, मैंने इसलिए बताया कि इनके नाम अलग अलग है। क्यों इनके नाम अलग अलग है? क्योंकि इनमें बीज निकलने का तरीका अलग अलग है ना। हाँ, तो ये मैं अभी अभी लेके आई अपने यहाँ से, मुझे याद आ गया कि भैया सरसों तो लगी हुई है, और गुलाब की जो ये गेहूं की बालियां हैं, ये मैंने एक पॉट में गुलाब के साथ मिक्स करके रखी हुई है। हरी हरी बालियां लाल गुलाब के साथ बड़ी अच्छी लगती है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं यहाँ पर क्या, ये विविधता हमें समझ में आ गई कि इस तरीके से होती है विविधता। अब हम ये विविधता हमें आगे पढ़नी है जंतुओं में, ठीक है। तो जंतुओं में जो हमें विविधता पढ़नी है, उससे पहले, है ना, वीट में पानी लगाने जाएंगे। गुड, बहुत बढ़िया अर्जुन, बहुत अच्छी बात है। तो इससे पहले जंतुओं में जो विविधता होती है, तो जंतुओं में विविधता कैसे होती है कि भाई राजस्थान में है ऊंट। अब मैं ऊंट तो लाके नहीं दिखाऊंगी आपको कि मैं ऊंट लाके यहाँ दिखाऊं। राजस्थान में ऊंट होता है, पोल पर पोलर बियर होता है, मैदानों में अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं, और पानी में अलग तरीके के एनिमल्स होते हैं। तो ये हमारा संसार ना बहुत अनूठा है, बहुत अलग है। तो 6th क्लास की ये जो एनसीईआरटी का 2nd चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसी में 1st चैप्टर को हम इससे कनेक्ट करते हैं, और वो चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ। तो हमारा 1st, 2nd, 3rd चैप्टर 6th क्लास का कंप्लीट हो जाएगा। जंतुओं में जो विविधता है उसको मैं अभी 2nd चैप्टर का जो पार्ट, 2nd पार्ट है, उसे अभी मैं छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं उसे दूसरे पार्ट के साथ कनेक्ट करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। ठीक, तो अब हम आते हैं, देखते हैं जंतुओं में विविधता।
और विज्ञान का अनूठा संसार। ठीक है, विज्ञान का अनूठा संसार की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हो कितना सुंदर ये दिखाई दे रहा है, विज्ञान का अनूठा संसार। और इस अनूठे संसार को यहाँ पर देखिए तो बच्चों इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगी कि खरगोश होगा मैम जी खरगोश खरगोश, अच्छा खरगोश देखना है आप लोगों को। हाँ, तो देखेंगे कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट जो दिखा सकती होंगी वो दिखाऊंगी मैं आप लोगों को, बढ़िया तरीके से हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो आप इसका नाम देख रहे हो ना, विज्ञान का अनूठा संसार, वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, है ना, वो कह रहा है। अब हमें यहाँ ये समझना है क्योंकि ये हमारा पहला चैप्टर है साइंस का, एनसीईआरटी का, जब हम सब पढ़ रहे हैं तो हमें ये भी देख लेना है। पवन बिल्कुल एकदम शो हो रहा है, पवन कन्नौजिया। तो अब यहाँ पर इसमें क्या बताया जा रहा है, इसमें थॉट है आपका, यहाँ पर फैक्ट नहीं है, यहाँ पर थॉट है। विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है, ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि विज्ञान यहाँ पर पहला ही प्रश्न दिया है। अब जब एनसीईआरटी में दिया है तो बच्चों कहीं पे भी बन सकता है, विज्ञान क्या है, यहाँ से लेके आप एसए तक, यहाँ से लेके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लेके आप एसए तक पढ़ सकते हैं इसको, विज्ञान क्या है ना। रूट्स वाला रॉन्ग हो गया क्या, रूट्स वाला क्या बेटा, रूट्स वाला रॉन्ग हो गया है। मधु गौर आपने कुछ पूछा, रूट्स वाला क्या बेटा, मैं समझ नहीं पाई। विज्ञान क्या है, ये आपका है फर्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर को हमने पूरी तरह फिनिश कर दिया, उसको हमने जोड़ा आहार से, ठीक है। फिर हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में थी डाइवर्सिटी में हम प्लांट की डाइवर्सिटी को पढ़ चुके। प्लांट की डाइवर्सिटी को हम यहाँ पर जोड़ते हैं जहां पर हमारी एनसीईआरटी कहती है कि विज्ञान का ये अनूठा संसार है। आज इसको पूरी तरह से फिनिश करेंगे, इसमें कुछ नहीं, इसमें बस थॉट्स है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर फोन नंबर शो करता है, उसे हटवा दीजिए प्लीज। वो बेटा जिसको शो हो रहा है ना वो अपना अपना शो होता है, किसी को एक दूसरे का शो नहीं होता है, आई थिंक, है ना। हाँ, मेरा रूट्स वाला गलत हो गया, कैसे फाइंड आउट करें, क्या रूट्स वाला गलत हो गया, लिखने में गलत हो गया, जो गलत हो गया मेरे से पूछ लो मधु, नहीं तो मुझसे पर्सनल मैसेज करके पूछ लेना, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि आपको एनसीईआरटी क्या कह रही है, कि एनसीईआरटी ये कह रही है कि जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए अपने विषय के बारे में ना पता करो, तब आपको ना आनंद आएगा, मजा आएगा। तो विज्ञान क्या है, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। ये डेफिनेशन आपको बच्चों याद हो जानी चाहिए, आपसे ये इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, विज्ञान क्या है, आप पढ़ कर आए हैं बताइए। तो आप इंटरव्यू तक ये डेफिनेशन आपके काम आएगी। विज्ञान क्या है, देखने, समझने, सोचने और कार्य करने का सशक्त माध्यम है। नई एनसीईआरटी आपको नई डेफिनेशन दे रही है, एक नए शब्दों में, ठीक है, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो कोई भी बड़ा रहस्य हो उसमें एक विज्ञान छिपा हुआ है, ठीक। ये बात समझ में आई सभी लोगों को। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि भाई ये विज्ञान क्या है, रोमांचक और साहसी कार्य की तरह है। विज्ञान में हम क्या करते हैं, विज्ञान में हम प्रश्न पूछते हैं, ये बात याद रखना। विज्ञान में हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। इसी तरीके से अभी यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि विज्ञान आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी समस्या होती है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पेडागोजी में भी आता है। सबसे पहले अवलोकन का मतलब है देखना। जब तक आप समस्या को देखेंगे नहीं तब तक नहीं सॉल्व कर पाते उसे। तो विज्ञान क्या है, एक साहसिक कार्य है। साहसिक कार्य का मतलब क्या है, रोमांचक साहसिक कार्य, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना, नदी को क्रॉस करना, ये सब समझना बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आपकी बुक का नाम रखा गया है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। साइंस की बुक का नाम क्या है, जिज्ञासा रखा गया है, क्यूरियोसिटी रखा गया है। अब आगे क्या कह रहा है, एक और चित्र देखेंगे,
यहाँ पर आपको कहता है, मैंने इंग्लिश में भी दिया है तो डोंट वरी, आपका यहाँ पर इंग्लिश का कंटेंट भी है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, है ना। तो अब यहाँ पर एक चित्र देखते हैं, यहाँ पर क्या कहता है, देखो पहाड़ दिख रहे हैं, कण दिख रहे हैं, पर्वत दिख रहा है। तो विज्ञान कहता है कि अध्ययन चाहे रेत के कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का हो या घास के तिनके का हो या जंगल का हो, हमें सदा ही नई खोजों के लिए ये उत्साहित करता है ना। जिसमें भी विज्ञान कह रहा है कि चाहे फूलों का खिलना हो, चाहे क्या हो आपका, चाहे अंतरिक्ष में तारे हो, चाहे आपके क्या हो मरुस्थल हो, चाहे समुद्र तट हो, नई नई चीजों को खोजना, है ना। नई नई चीजों को खोजना क्या है, ये हमें रोचक, विज्ञान को रोचक बनाता है। अगर हम देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको समुद्र के भीतर का संसार दिख रहा है, कितना सुंदर है। आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है ये आपको क्या दिख रही है, मंदाकिनी दिख रही है, तारे दिख रहे हैं। तो अंतरिक्ष की व्यापकता तक, और रसोई में खेल यहाँ पर कहा जाएगा कि जो अंतरिक्ष है उसकी व्यापकता, अंतरिक्ष क्या है, अंतरिक्ष यूनिवर्स, अंतरिक्ष की व्यापकता, ठीक है। और दूसरी बात क्या कहे, रसोई में बन रहा व्यंजन, रसोई घर में क्या बन रहा है, पकवान, मैं इसको पकवान लिख देती हूँ, या फिर खेल का मैदान, हम कहें कि क्या है, खेल का मैदान है, ठीक है। या फिर क्या है, यहाँ तक नई नई खोजें हैं, है या नहीं है या नहीं है ना। मैं इंग्लिश में अभी दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। बताओ, अंतरिक्ष में खोज हो रही है, नहीं हो रही है, गैलेक्सी ढूंढी जाती हैं, ग्रह ढूंढे जाते हैं, ठीक है, उनकी कक्षाएं ढूंढी जाती हैं, रॉकेट भेजे जाते हैं, फिर रसोई में जो पकवान बनता है वो भी तो रिसर्च है, कितना तेल, कितना नमक, कितना उबालना है, कितना पकाना है, ओवन करना है यहाँ पर कि गैस में पकाना है, तलना है या सेकना है, ये क्या खोज नहीं है, ये भी तो खोज है। फिर खेल, जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट में पूरा विज्ञान है या नहीं है, कोणीय संवेग क्या है, यहाँ पर संवेग परिवर्तन क्या है, मोमेंटम क्या है, जो बॉल फेंकते हैं तो खिलाड़ी हाथ पीछे करता है, क्यों पीछे करता है भाई, क्रिकेट की बॉल अगर फुटबॉल जितनी बड़ी हो जाए, क्रिकेट की बॉल अगर छोटी हो जाए, टेनिस की बॉल जितनी हो जाए, तो विज्ञान है या नहीं है। आप वर्ड हिंदी के इंग्लिश में बताओ, उनको इंग्लिश में याद करना ज़रूरी है बेटा। अगर आप हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी का करिए, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में देख लीजिए। कोई वर्ड ऐसा होता है जो इंग्लिश हिंदी दोनों में ज़रूरी होता है, उसको मैं बताती हूँ, ठीक है। तो इंग्लिश में आप डेफिनेशन देखने के लिए कह रहे थे तो व्हाट इज साइंस, साइंस की डेफिनेशन देख सकते हैं। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स। क्या है, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग। इसीलिए तो मैं कहती हूँ एटीट्यूड लेके आओ, साइंस वाला एटीट्यूड। जब इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो वो कहेगा वाओ कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट है इस बच्चे का, कितना रेशनल सोचता है, ये चीज़ों को कितने क्लैरिफाई वे में ये प्रस्तुत करता है, मतलब कितना क्लियर प्रस्तुत करता है, एक एक चीज़ टकी हुई। मोती जब आप देखोगे ना, किसी चीज़ पर कोई मोती टके हुए होते हैं ना तो बड़े कायदे से टके हुए होते हैं, तो वो सीक्वेंस उनको सुंदर बनाता है। समझ में आ रहा है, सीक्वेंस सुंदर बनाता है। तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, और क्या है, साइंस इज अ वे ऑफ ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, एंड डूइंग थिंग्स, और चीजों को करना, टू अंडरस्टैंड, काहे के लिए, द वर्ल्ड, वो संसार को जिसमें वी लिव, एंड अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, और जो इस यूनिवर्स के सीक्रेट है उनको हम अनकवर कर रहे हैं। ये सीक्रेट ही तो है जो न्यूटन ने ऊपर से फल गिरा और न्यूटन ने ये सीक्रेट अनकवर किया कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गया, ये सीक्रेट ही तो है। तो इस संसार के सीक्रेट को अनकवर करना ही साइंस का काम है। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ ऑब्जर्विंग थिंग्स, है ना। वीडियो नहीं दिख रहा है, ओके, अच्छा ये हल्का हो रहा है ना,
ये हल्का हो रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर हल्का हो रहा है तो मैं इसे लिख दूंगी, ठीक है, मैं इसको लिख दूंगी, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये वाली जो आपकी डेफिनेशन है, ठीक है, उसको लिख देते हैं हम यहाँ पर। साइंस इज ए वे ऑफ थिंकिंग, observing, way of thinking, observing and doing things, doing things, ये लिख सकते हैं आप। आगे नीचे लिख देती हूँ, to understand the सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स, है ना, द अंडरस्टैंड द वर्ड, ये लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड द वर्ड वी लिव इन एंड टू uncover the secrets of the यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, ये थोड़ा सा डार्क कराना पड़ेगा मुझे। अच्छा, मुझे ये वाइट पे है ना, इसलिए ये शायद नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब आप जूम करके देखेंगे तो दिख जाएगा, है ना, दिख रहा है, ओके। बट इजी लग रही है मैम, मैंने कभी साइंस नहीं पढ़ी है, आप पढ़ा रहे हो तो बहुत इजी लग रहा है, आगे भी इजी लगेगा मानसी, डोंट वरी, और आपका साइंटिफिक टेम्परामेंट हो जाएगा, आई एम डैम श्योर। मैं इसमें डैम श्योर हूँ, चीज़ों को पढ़ने और समझने का तरीका एकदम अलग हो जाएगा आपका, यकीन मानिए। तो यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं भाई कि ये है कि हमने देखा अंतरिक्ष के रहस्यों से लेकर, ठीक है, और कहाँ तक, हमारे खेल के मैदान तक, रसोई घर तक और हमारे खेल के मैदान तक, सब कुछ जो है वो साइंस ही है ना, साइंस ही है, ठीक है, ओके। क्वालिटी इंक्रीज फोन की, ठीक है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन पहेली जैसा है, जिक्सा पहेली जैसा है ना। हर मतलब हर चीज, हर टुकड़ा एक दूसरे से, इस पहेली का हर टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, हर टुकड़ा एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। हिंदी, इसकी हिंदी मैंने अभी दिखाई थी ना, हिंदी में लिखा करें और नोट्स भी हिंदी में दे। तो बेटा मैंने हिंदी तो दिखाई है आपको, सबसे पहले तो मैंने हिंदी दिखाई है, देखो सबसे पहले तो मैंने हिंदी दिखाई है आपको, ये देख रहे हो ना। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है मैंने बताया, देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है ये, जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है ना। तो अब यहाँ पर हम चीज समझते हैं, इसको जल्दी जल्दी से समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बट थॉट्स प्रोसेस है ये, और कुछ भी नहीं है। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई जब हम यहाँ बढ़ते हैं आगे, देखिए, है ना, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब हम ये चीज देख रहे हैं कि ये जो हमारी पुस्तक है, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, ये जो हमारी जिज्ञासा पुस्तक है, क्योंकि ये पहला चैप्टर है, तो ये साफ कह रहा है कि इस पुस्तक की सहायता से हमें क्या खोजना है, हम इस पुस्तक में क्या खोजेंगे। तो इस पुस्तक में हम ये खोजेंगे, तब हमें ये, अगर हम खोज करें, सीधा कह रहा है कि अगर हम खोज करेंगे तो क्या होगा, तब हमें ये समझ में आने लगेगा कि एक विचार दूसरे विचार से कैसे जुड़ा हुआ है। हम कह रहे हैं ना कि ये एक पहेली है, और इस पहेली में क्या है, इस पहेली में हर टुकड़ा आपस में जुड़ा हुआ है। आज अमीर अली नहीं है क्या क्लास में बेटा? हाँ, अमीर अली आज आप क्लास में नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप रिकॉर्ड देखिएगा बेटा। तो हर टुकड़ा एक दूसरे से यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना। तो जब हर टुकड़ा एक दूसरे से जुड़ा हुआ, तो जब हम खोजेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा। मैम 2010 में की पढ़ाई हूँ, आप पढ़ाने से थोड़ा याद आ रहा है, मेरे पढ़ाने से, ओके, बहुत अच्छी बात है बेटा। तो अब आप यहाँ देखिए, ये एक कैटरपिलर है। कैटरपिलर किसे कहते हैं हम? जो हमारी तितली होती है, उस तितली के हम लार्वा को कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर क्या कर रहा है?
कैटरपिलर ये इसको खा रहा है। ओके आमिर अली, आप अब जा सकते हैं बेटा, 2-3 मिनट रह गए हैं, बस मैं क्लास को वाइंड अप ही कर रही हूँ। ठीक है, तो हाँ मैम हम हैं क्लास में, विनायक भी हैं, गुड बेटा। तो अमीर अली का, क्योंकि अमीर अली का रोज़ा होता है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो रहा है ना उनको, तो आप अब जा सकते हैं बेटा। सबके लिए प्रार्थना करिए, सबके लिए दुआ करिए और खूब शक्ति मिले आपको, खूब ताकत मिले बच्चा। तो अब हम आते हैं, ये गाय देख रहे हो, गाय यहाँ पर अब देखो, गाय का बच्चा दूध पी रहा है, गाय कैसे देख रही है। फिर ये एक प्लांट देख रहे हो, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इसको हम कहते हैं इल्ली, कैटरपिलर को इल्ली कहते हैं, है ना, कैटरपिलर को हम कहते हैं इल्ली। तो हम कहते हैं कि बीज को एक पौधे में किसी इल्ली को इतनी सुंदर तितली में परिवर्तित होते कभी आपने देखा है? जब एक इल्ली, इल्ली मतलब कैटरपिलर, तितली का लार्वा, तितली का लार्वा कैसा है, ऐसा, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तितली में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका पूरा का पूरा एक जीवन क्रम है, मतलब हर एक चीज आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। कौन सी क्लास का है ये बेटा? 6th क्लास का है, ये 6th क्लास की एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रही हूँ। अब हम यहाँ देखते हैं, ये थाली है, खाने की थाली, मैं आपको समझा रही हूँ कि किस तरीके से चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि भैया ये जितनी भी चीजें हैं, यहाँ पर आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि हमारी वृद्धि के लिए भोजन की जरूरत होती है ना। लगता था बायो बोरिंग लगता था, आपसे पढ़ने पर इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग लगेगा। अभी 100% मैं कह रही हूँ बच्चों, इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ना कि आपको लगेगा कि साइंस ही क्यों नहीं ली हमने। लेकिन आते हैं, ये इतने सारे खाने हैं, तो खाना हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या है, आवश्यक है। लेकिन हम देखें तो हमारे पास कितने तरीके के खाने हैं, तो मतलब घटक वही हैं, वही कार्बोहाइड्रेट, वही प्रोटीन, वही वसा, उससे इतनी तरह की डाइवर्सिटी हो गई है। दिस इज डाइवर्सिटी। आप इसको एसएसटी में पढ़ेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग खाना, अलग अलग डांस, अलग अलग नृत्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग रहने का तरीका। दिस इज डाइवर्सिटी, यही है हमारे भारत की विशेषता। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं हिमानी, कौन कह रही, खुशबू, 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 हम भी हैं मैम, खुशबू हैं। हिमानी चौहान कह रही मैम अभी अच्छे से कुछ ज़्यादा समझ नहीं, अभी कोई बात नहीं है, नहीं इतनी समझ बढ़ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ कही जाती है कि हमें जीवित रहने के लिए क्या की आवश्यकता होती है, हमें जीवित रहने के लिए, अब मैं ये समझा रही हूँ कि किस तरीके से एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। विज्ञान का अनूठा संसार, माया कुमारी प्रजापति, विज्ञान का अनूठा संसार बताया जा रहा है। और मैंने पहले ही कहा था कि विज्ञान की व्यापकता अंतरिक्ष तक, ठीक है, रसोई मतलब रसोई घर से लेके अंतरिक्ष तक, रसोई घर के पकवानों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता जितनी भी है वो सब विज्ञान है। फिर मैंने आपको ये भी बताया खेल का मैदान भी विज्ञान है। खेल के मैदान में मैंने आपको बताया किस तरीके से बॉल पीछे खींच रही है, वहां पे विज्ञान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। फिर मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से एक कैटरपिलर बटरफ्लाई बनता है, ये अनूठा संसार है या नहीं है। किस तरीके से जब एक गाय बच्चे को जन्म देती है तो वो दूध देती है, और जब बच्चा दूध पी रहा होता है तो गाय उसको चाटती है ऐसे, ये भी विज्ञान है। गाय के शरीर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है ना, गाय के अंदर से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है, ये भी विज्ञान है। और भोजन के सारे घटक जिनसे ये भोजन बन रहा है, ये डाइवर्सिटी दिखा रहा है, विविधता दिखा रहा है, इसलिए दोनों चैप्टर आपस में जुड़े हुए हैं। अब एक चीज और देखते हैं, हमें जीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये जल कहाँ से आता है, ये जल चक्र में कैसे चल रहा है। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो जल है, किस तरीके से ये जल, पानी उठ के बर्फ बना, बर्फ बन के ये बरसा, बरस के ये नदियों में आया। इसे हम पढ़ते हैं पदार्थों का चक्रण। जब हम इकोसिस्टम पढ़ेंगे, एनवायरमेंट में, साइंस में भी आ गया है, ये एनवायरमेंट में भी आ गया है, पदार्थों का चक्रण, इसे हम कहते हैं जल चक्र। जल क्या होगा, पहले वाष्पीकृत होगा,
वाष्पीकृत होके क्या होगा, पहला, फिर संघनन होगा, कंडेंसेशन होगा, संघनन होके क्या होगा, वर्षण होगा, वर्षण का मतलब है वर्षा होगी, और इस तरीके से ये जल चक्र चलता रहेगा, है ना। क्या मेरा मैसेज शो हो रहा है दीपिका? बिल्कुल शो हो रहा है। तो एनसीईआरटी कह रही है, क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बनता है, गर्म करने पर उबलता है, गर्मी में ठंडा जल पीने से, सर्दियों में गर्म जल नहाने से आनंद आता है। हम गर्म और ठंडे को कैसे पहचानते हैं? चाहे वह जल हो या ज्वर से तपता हमारा शरीर या तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है ये ज्ञात करना महत्वपूर्ण है। फिर वो ये कह रहा है, कभी आपने सोचा कि बारिश क्यों और कैसे होती है? बताओ, इतनी बार आपने बारिश देखी होगी, क्या आपने ये सोचा कि भैया बारिश कैसे होती है? क्या आपने सोचा आसमान में तारे कैसे निकलते हैं और ये तारे रात में ही क्यों दिखते हैं? तो आपका ये पहला चैप्टर ये कह रहा है कि जब आप स्वयं से अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे तो आपको मजा आएगा, आनंद आएगा। क्या आपने कभी सोचा कि ये बारिश कहाँ से आ रही है? क्या आपने सोचा रात में तारे कैसे दिख रहे हैं, हवा कैसे चल रही है? ये नहीं सोचा ना आपने। फिर आपको ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि अपने प्रश्नों का आंसर ढूंढो, यही जिज्ञासा है, यही विज्ञान है। फिर ये कहता है विज्ञान में क्या है, ये प्रश्न आता है बच्चों। ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस से लेकर पेडागोजी से लेकर यूपीएससी तक पूछा जाता है। विज्ञान में सबसे पहले क्या होता है, जो हमें रुचिकर लगता है, जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, उसका अवलोकन, सबसे पहले उसे देखो, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करो। ये हमें अचंभित करता है, शायद हम उसके बारे में प्रश्न सोचने लगते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये क्यों है। हम सोचते हैं, प्रश्न सोचते हैं, फिर हम उस प्रश्न का अनुमान लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। मतलब साइंस में कोई चीज़ पहले अवलोकन की जाती है, फिर प्रश्न बनते हैं, फिर उनको प्रयोग के आधार पर सत्यापित किया जाता है कि ऐसा है, और इसके बाद हम जो हमें परिणाम मिलते हैं उसका हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ। इसी तरह से आइंस्टीन ने हजारों एक्सपेरिमेंट किए, कुछ ही एक्सपेरिमेंट तो सफल हुए। बल्ब बनाने से पहले उसने कितने एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट जब किए होंगे, आपको पता है ना, आइंस्टीन ने देखा कि चिड़िया उड़ती है और चिड़िया क्या खाती है, कीड़े खाती है। तो उसने अपने काम वाली की जो बेटी थी उसको कीड़े खिला दिए कि उसको कीड़े खिलाने से वो भी उड़ने लगेगी। यहाँ तक आइंस्टीन ने सोचा था, और जब उसने ऐसा सोचा तभी तो उसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई। तो ये एनसीईआरटी आपसे कह रही है अवलोकन करो, ऑब्जर्वेशन करो, ऑब्जर्वेशन के करने के बाद उसे सोचो, फिर प्रश्न करो और फिर उसके लिए प्रयोग करो, और प्रयोग करने के बाद जो परिणाम आए उसकी जांच करो कि वो कैसा है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बनता है, ठीक है। फिर हम आते हैं कहाँ पर, ये इंग्लिश में मैंने दे दिया है, और फिर आप यहाँ देख रहे हैं एक कुकर उबलता हुआ दिखाया, एक साइकिल वाले को दिखाया कि साइकिल वाला क्या कर रहा है। साइकिल वाला यहाँ पर ये जो टायर है, निकली है हवा, इस टायर को आपने देखा, साइकिल वाला क्या करता है, पंचर को चेक करने के लिए पानी में डुबो के देखता है ना, बुड़बुड़ 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 होने लगता है। सबको पता होगा ये बात, है ना, सबको पता होगा ये बात कि साइकिल वाला क्या करता है, टायर निकालता है, उसका पंचर देखता है पानी में डुबो के, तो वहीं से हवा निकलती है। क्या आपने कभी सोचा ऐसा क्यों करता है वो? अनपढ़ आदमी, पंचर लगाने वाला भी विज्ञान का काम कर रहा है, विज्ञान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो समस्या कहाँ है ये देख रहा है वो। और फिर ये लास्ट पॉइंट आता है, इस पे हम यहाँ फिनिश करेंगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि देखो, जिस तरह बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। ये पॉइंट इतना इम्पॉर्टेंट है बच्चों। अगर आपको बुद्धिमान बनना है तो आपको प्रश्न पूछने वाला बनना होगा। और ये कह रहा है कि बारिश में जिस तरह बच्चे आनंद ले रहे हैं, बारिश का आनंद ले रहे हैं, उसी प्रकार विज्ञान में भी आनंदमय खोज कैसे हो सकती है। विज्ञान आनंद की यात्रा है। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों को आप सोचना शुरू करिए। मतलब ऐसे नहीं है कि गुड़बुक हो गए, जो बता दिया गया वही मान लिया। सोचो,
सोचो, अच्छा सोचो, है ना। तो यहीं पर हम इस रोमांचक यात्रा को फिनिश करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कह रही है कि आइए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करें। पहला चैप्टर आपको ये कह रहा है, हमारा पहला चैप्टर फिनिश, सेकंड चैप्टर में छोटा सा सेगमेंट रह गया और थर्ड चैप्टर भी फिनिश। तो ओवर हो गया है टाइम, बच्चों को लाइब्रेरी से घर जाना होगा। तो बच्चों ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली। होली से पहले तो शायद अभी एक क्लास हो जाए, है ना, और अगर नहीं होती है तो हैप्पी होली। आप सभी को ढेर सारा, खूब सारा प्यार। जय हिंद।